Assalamu alaikum, dear students. Today's topic for discussion and understanding is air pollution from automobiles or vehicular emissions according to your syllabus. The topic which is mentioned there is vehicular emissions. So, आपको मालूम है कि vehicles जो हैं वो basically कार्स होती हैं जो भी आपकी कम्यूटिंग के लिए आपको यूज होती हैं, कहीं एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए जो भी कमोडिटी या कोई भी जो भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज होती है डिवाइस, उसको व्हीकल कहा जाता है। तो व्हीकुलर इमिशंस को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं विद रेफरेंस टू पोल्यूशन, कि किस तरह से जो व्हीकल की इमिशंस हैं वो एयर पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट कर रही हैं। नाउ लेट्स ट्राई टू रीड दिस पैसेज एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या होती हैं व्हीकल इमिशंस। The principal types of automobiles used in our country are two-wheelers and three-wheelers powered by two-stroke petrol engines. और नंबर 2 पे क्या होती है, पैसेंजर कार्स होती हैं पावर्ड बाय 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन्स। और थर्ड नंबर पे होते हैं ट्रक्स एंड बसेस पावर्ड बाय 4 स्ट्रोक डीजल इंजन। सो बेसिकली हमारी कंट्री में टू व्हीलर्स यूज होते हैं जो कि मोटरसाइकिल्स होती हैं, थ्री व्हीलर्स जो रिक्शा होते हैं और ऑटो रिक्शाज होते हैं, दे आर 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन्स। ठीक है, इसके अलावा जो हम कार्स यूज करते हैं, पैसेंजर कार्स होती हैं, ये होती हैं 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन्स। इसके अलावा जो बड़े ट्रक्स होते हैं जो लॉजिस्टिक्स के लिए यूज होते हैं, लाइक जो बल्क में चीज़ों को लेके जा रहे होते हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, वो होते हैं ट्रक्स एंड बसेस। और ये होते हैं काफ़ी पावरफुल इनका इंजन होता है और इट ऑपरेट्स विद द हेल्प ऑफ द डीजल, और देयरफॉर दे आर आल्सो कॉल्ड एज 4 स्ट्रोक डीजल engines. Now, the extent of pollution by these automobiles depend upon the engine design, fuel consumption, operating conditions, example, idling, cruising, acceleration, deceleration, etc. The emission from petrol engines are classified as follows. Now, देखें अब यहाँ पे आपको ये थोड़ा सा समझना होगा कि जो एयर पोल्यूशन है वो हमारी कार्स या ऑटोमोबाइल्स या व्हीकल्स की वजह से कैसे होती है। बेसिकली ये डिपेंड करता है कि आपकी कार का जो इंजन है या आपकी जो भी व्हीकल आप यूज कर रहे हैं उसका जो इंजन है वो किस कंडीशन में है। आया कि वो नीट एंड क्लीन इंजन है जिसका हमेशा सर्विस होती रही है, रेगुलर 3 मंथ के बाद उसकी सर्विस प्रॉपरली सर्विस की गई है, उसके ऑयल्स को चेंज किया गया है कि नहीं किया गया है, उसकी फ्यूल कॉम्पोजिशन क्या है, उसमें आप कौन सा वाला फ्यूल डाल रहे हैं। आया कि वो आप अपनी बजट के लिए यानी कि अपने इकोनॉमिकल करने के लिए उसकी फ्यूल कंजम्पशन ऐसा तो नहीं है कि आपने रिड्यूस कर दी है और उसकी वजह से ज़्यादा पोल्यूशन वो कॉज कर रहा है। और उसकी इंजन की ऑपरेटिंग कंडीशन क्या है, यानी कि ऐसा तो नहीं है कि आपने कार को स्टार्ट करके रखा हुआ है, बस ऑन किया हुआ है और एसी ऑन किया हुआ है कार का, तो वो आइडलिंग, इसको कहते हैं हम आइडल खड़ी हुई है गाड़ी, यानी स्टार्ट तो है बट इट्स नॉट मूविंग। फिर एक होता है क्रूजिंग, यानी आप क्रूज कर रहे हैं, एक कांस्टेंट स्पीड पे जा रही है आपकी कार, तो उस वक्त वो कैसा उसका एयर पोल्यूशन लेवल क्या होगा। अगर आपने एक्सेलरेट किया हुआ है यानी कि बहुत ज़्यादा एक्सेलरेशन दिया हुआ है, जो एक्सेलरेटर होता है कार में, अगर आपको पता हो एक्सट्रीम राइट साइड पे जो स्पीड अप करने के लिए प्रेस किया जाता है जिस पेडल को, उसको एक्सेलरेटर कहा जाता है। तो अगर आपकी कार में आपने बहुत ज़्यादा एक्सेलरेशन दी हुई है तो उस वक्त पोल्यूशन के लेवल्स क्या होंगे कार के। एंड देन डिसेलरेशन, यानी एकदम से आपने ब्रेक्स अप्लाई कर दिए हैं, बहुत ज़्यादा स्पीड पे गाड़ी जा रही थी आपकी और सडनली आपने ब्रेक अप्लाई किए हैं, तो डिसेलरेशन की वजह से एयर पोल्यूशन लेवल किस तरह से होंगे, या गाड़ी उस वक्त कितने पोल्यूटेंट्स जो है वो जनरेट करती है। सो द एक्सटेंट ऑफ पोल्यूशन बाय दीज ऑटोमोबाइल डिपेंड ऑन दीज कंडीशंस, कि आपकी कार किस लेवल पे इस वक्त मौजूद है, एक तो ये पॉइंट है, और दूसरा उसका इंजन का डिजाइन कैसा है आपके कार का, और फ्यूल कॉम्पोजिशन, आपने कौन सा वाला फ्यूल डाला हुआ है, अच्छी क्वालिटी का फ्यूल डाला हुआ है या थर्ड क्लास फ्यूल डाला है उसके अंदर, तो ये इस पे डिपेंड करती है। और ऑपरेटिंग कंडीशंस जो भी हमने डिस्कस की कि कौन सी ऑपरेशन में जा रही है आपकी कार, यानी किस
फेज में है, आइडलिंग में है, क्रूजिंग में है, एक्सेलरेशन में है या डिसेलरेशन में है। नाउ द एमिशंस फ्रॉम पेट्रोल इंजन्स आर क्लासिफाइड एज फॉलोज। नाउ जब आपकी कार ऑपरेट कर रही होती है, मूव कर रही होती है या ऑन पोजिशन में होती है, तो जो उसके अंदर से इंजन जो है वो कुछ सम काइंड ऑफ इमिशंस कर रहा होता है, यानी कि कुछ गैसेस जो हैं उसमें से रिलीज हो रही होती हैं। तो उनकी जो है फॉलोइंग क्लासिफिकेशन है। अब हम इन क्लासिफिकेशंस को पढ़ के चेक करते हैं कि इनमें कौन कौन सी इमिशंस जो हैं वो कौन कौन से लेवल पे मौजूद हैं। ना नंबर ए पे इन्होंने हमें बताया है कि एग्जॉस्ट इमिशंस होती हैं, एंड दीज आर मोस्टली कंप्राइज्ड ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, particulates containing lead compounds, and unburned hydrocarbons. Now, the various approaches that are made to control these emissions are modification of engine design, modification of operating conditions, treatment of exhaust gases with devices such as adsorbers, catalytic converters, and afterburners. Modification or alteration of fuels, some of these have already been discussed earlier. अच्छा देखिए, इसमें क्या है कि जो एग्जॉस्ट इमिशंस होती हैं हमारी कार के अंदर से, जो एग्जॉस्ट इमिशंस हैं वो कौन कौन सी होती हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड होती हैं, नाइट्रोजन डाई और मोनोऑक्साइड हो सकता है, और लेड के कुछ हैवी लेड कंपाउंड्स होते हैं, या फ्री फॉर्म में भी लेड जो है वो हमें मिल रहा होता है एग्जॉस्ट इमिशंस की वजह से। और कुछ अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जो कि कम्प्लीटली बर्न नहीं हुए होते हैं हमारी कार के अंदर, और वो एटमॉस्फेयर में एग्जॉस्ट इमिशंस की शक्ल में emit होते हैं। Now the various approaches that are made to control these emissions are, अब गाड़ी के अंदर इन emissions को कंट्रोल करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि इंजन के अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस हुई भी करवानी पड़ती हैं, ताकि जिनकी वजह से जो है ये पोल्यूटेंट्स जो हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर में ना आए, या फिर जो आपकी ऑपरेटिंग कंडीशंस हैं, यानी फॉर एग्जांपल आपकी जो 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 फ्यूल आप उसके अंदर यूज कर रहे हैं उसके अंदर कुछ आप अच्छे ऐसे एडिटिव्स उसके अंदर डालें ताकि उसकी जो कंडीशन है वो आपके इंजन की कंडीशन जो है वो बेटर हो जाए, या फिर जो एग्जॉस्टिव गैसेस आपकी निकल रही हैं उनको आप ऐसे ट्रीट करें अपनी कार के अंदर ही। ऐसे ट्रीटमेंट के लिए स्पेशली मॉडिफाइड कैटालिटिक कन्वर्टर्स मौजूद होते हैं, या कुछ ऐसे एब्जॉर्बर्स होते हैं या एब्जॉर्बर्स होते हैं जो आपके इन गैसेस को जो कि एग्जॉस्टिव इमिशंस हैं इनको अपने अंदर रिटेन कर लेते हैं और एनवायरनमेंट के में जाने से रोक देते हैं। या फिर आप क्या कर सकते हैं, जो फ्यूल आप इसके अंदर डाल रहे हैं उसके अंदर कुछ ऐसी मॉडिफिकेशंस करें जो कि इन इमिशंस को हमारे एटमॉस्फेयर में आने से रोक दें। Now, crankcase emissions, these are also one of the classifications of emissions, which are crankcase emissions. Now, these include the engine blow by which leak past the piston, particularly during the compression stroke, and oil vapors produced in the crankcase. Obviously, crankcase emissions mostly contain hydrocarbon. The quantity of blow by mostly depends on the design of the engine, condition of the engine, and operating condition. For instance, worn out cylinders in piston ring enhance the blow by. Now, the crankcase emissions can be controlled by installing positive crankcase ventilation system, which recycle the blow by gases and crankcase ventilation air to the engine intake instead of allowing them to escape into the atmosphere. Now देखिए, क्रैंक केस इमिशंस क्या होते हैं, आपने अक्सर सुना होगा, जैसे क्या होता है कि सिलेंडर जो है वो ब्रोकन होते हैं और उसकी वजह से एक खास किस्म की साउंड जो है वो प्रोड्यूस हो रही होती है, और ये सिर्फ साउंड ही प्रोड्यूस नहीं करती बल्कि इसकी वजह से क्या हो रहा होता है, बहुत सारे पोल्यूटेंट्स जो हैं वो एटमॉस्फेयर के अंदर हमारे एंटर हो रहे होते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो पोल्यूशंस होते हैं ये किस
फेस में होते हैं हाइड्रोकार्बन, यानी कि हाइड्रोकार्बन की जो इमिशंस हो रही होती हैं ये क्रैंक केस इमिशंस होती हैं, और ये बहुत इजीली ट्रीटेबल है, क्योंकि इसमें इसमें क्या होता है कि लीकेज होती है, जो कार का या मोटर बाइक का जो पिस्टन होता है आपका, उसके अंदर अगर लीकेज हो तो फिर इंजन जो है वो एक उसका जो सिलेंडर है वो उसके अंदर से एक खास किस्म की साउंड प्रोड्यूस होती है, और सिर्फ उस ना तो नॉट ओनली कि वो साउंड पोल्यूशन क्रिएट कर रहा होता है, बल्कि वो एयर पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा होता है। एंड इट इज़ इजीली लाइक कंट्रोलेबल। आप अपने जो इंजन कार के इंजन हैं उसके जो सिलेंडर्स हैं उसको अगर आप प्रॉपर उसके ये जैसे वर्न आउट सिलेंडर यहाँ लिखा हुआ है, यानी कि टूटे हुए अगर सिलेंडर्स होते हैं तो उसमें से वो क्रैंक साउंड प्रोड्यूस होती है, और उस साउंड के साथ ही हाइड्रोकार्बन्स जो हैं उनकी एक पूरी कहना चाहिए सीरीज जो होती है वो हम कार से या मोटर बाइक से एटमॉस्फेयर के अंदर हमारे एज ए एयर पोल्यूटेंट वो शामिल हो रही होती है। तो अगर हम अपने कार के सिलेंडर्स को प्रॉपरली मैनेज करें और पिस्टन रिंग्स को एनहांस करें बाय ब्लो बाय, तो इससे जो है ये पोल्यूशन बहुत इजीली जो है वो कंट्रोल हो सकता है। नाउ द थर्ड फॉर्म ऑफ इमिशंस जो होते हैं वो कार में से कौन से होते हैं या व्हीकल्स में से कौन से होते हैं, वो होते हैं इवेपोरेटिव इमिशंस। और ये क्या होते हैं? इट इज एस्टिमेटेड दैट एन एवरेज evaporative emission of hydrocarbon from a passenger car in India or Pakistan is about 20 kg per year. Now, the various methods that are being tried to control the evaporative emission includes storing the fuel vapors in the crankcase or absorbing them in a charcoal canister for subsequent recycling to the engine, modifying the fuel by replacing C4 and C5 olefinic hydrocarbons by the corresponding paraffin hydrocarbons, introducing suitable mechanical devices to combat the प्रॉब्लम। now देखिए इवेपोरेटिव इमिशंस जो हैं ये कितना ज़्यादा हाइड्रोकार्बन्स जो हैं वो इमिट कर रही हैं हमारी पैसेंजर कार्स में से। इट इज़ अबाउट 20 kg पर ईयर, यानी एक एवरेज कार इतना ज़्यादा हाइड्रोकार्बन्स जो हैं वो पर ईयर जनरेट करती है। और इसको भी इजीली कंट्रोल किया जाता है किया जा सकता है अगर हम क्या क्या मेथड्स को अडॉप्ट करें। एक तो ये है कि स्टोरिंग द फ्यूल वेपर्स इन द क्रैंक केस और एब्जॉर्बिंग देम इन चारकोल कैनिस्टर्स फॉर सब्सिक्वेंट रिसाइकलिंग टू द इंजन, यानी कि अगर हमारी कार के अंदर ही हम प्रॉपर चारकोलिंग उनकी उसकी करवाएं जहाँ पे वो रिटेन करे हाइड्रोकार्बन्स को कार में से बाहर निकलने से पहले, वहीं पे उसको मॉडिफाई कर दे वो, और वो एज ए पोल्यूटेंट हमारे एटमॉस्फेयर में ना शामिल हो सके। या हम क्या कर सकते हैं कि हम मॉडिफाइंग द फ्यूल बाय रिप्लेसिंग C4 and C5 olefinic hydrocarbons by the corresponding paraffinic hydrocarbons, like in C4 C5 olefinic hydrocarbons को हम किससे सब्सटीट्यूट कर दें? पैराफिनिक हाइड्रोकार्बन से। अभी भी आप देखिए कि अगर आप कुछ पेट्रोल पंप्स पे जाएं तो वहां पे आपको 3 टाइप्स ऑफ पेट्रोल्स नजर आते हैं। तो एक होता है उसकी प्राइस थोड़ी कम होती है, एक होता है उसकी थोड़ी सी ज्यादा होती है, और एक थर्ड कैटेगरी होती है जिसकी प्राइस सबसे ज्यादा होती है। तो बेसिकली वो जो जिसकी प्राइस ज्यादा होती है वो एक तो मॉडिफाइड पेट्रोलियम प्रोडक्ट होती है जिसके अंदर पैराफिनिक हाइड्रोकार्बन्स को ऐड किया जाता है। और इसके अलावा ये आपकी कार्स के लिए भी बहुत अच्छा होता है, कार की जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो भी इंक्रीज होती है, और हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर लेस पोल्यूटेंट्स जो हैं वो ऐड होते हैं। तो इसीलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि आप अच्छी क्वालिटी के फ्यूल्स जो हैं वो कार में फिल करवाएं। और इसके अलावा क्या कर सकते हैं हम कि मैकेनिकल डिवाइसेस ऐसी कार में फिट करवाएं जो कि इन इमिशंस को कंट्रोल कर सकें। नाउ हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि ये जो इमिशंस अभी हमने डिस्कस की हैं, जो व्हीकुलर इमिशंस हैं, आपकी कार्स में से जो इमिशंस हो रही हैं गैसेस की, उसकी वजह से जो स्मोक फॉर्मेशन है वो किस तरह से हो रही है। नाउ देखिए इंटरनल कंबस्शन इंजन्स यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स एंड ट्रक्स produce reactive hydrocarbon and nitrogen oxide, two of the key two of the three key ingredients required for smog to form. Therefore, automotive air emissions are discussed next here.
Under the conditions of high pressure combustion in an automobile engine, elemental nitrogen and elemental oxygen react to produce nitric oxide like this. Now, in the absence of suitable air pollution measures, the nitrogen monoxide produced is emitted with the exhaust gas. Now, at the high temperature and pressure condition in an internal combustion engine, products of incompletely burned gasolines undergo chemical reaction that produce several hundred different hydrocarbons. Many of these are highly reactive in forming photochemical smog. At the high temperature and pressure conditions in an internal combustion engine, products of incompletely burned gasoline undergo chemical reactions that produce several hundred different hydrocarbons. Many of these are highly reactive in forming photochemical smog. The automobile has several potential sources of hydrocarbon emission other than the exhaust. The first of these to be controlled was the crankcase mist of hydrocarbon composed of lubricating oil and blow-by. The latter consists of the mixture of exhaust gas and unoxidized fuel air that enters the crankcase from the combustion chamber around the piston. This mist is destroyed by recirculating it through the engine intake manifold by the way of positive crack ventilation PVC valve. अच्छा देखें, अब यहाँ पे ये बता रहे हैं बेसिकली इसमें कि हमारी जो कार है इसमें आप ये देखिए ये फ्यूल टैंक यहाँ पे मौजूद है। इसमें से जो हाइड्रोकार्बन्स हैं वो किस तरह से 65% ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स जो हैं वो यहाँ से एग्जॉस्ट हो जाते हैं। इस तरह से यहाँ से जो फ्यूल टैंक है हमारा उसमें से 65% ऑफ हाइड्रोकार्बन्स यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं क्योंकि ये फ्यूल टैंक में आपने पेट्रोल की फिलिंग की है। ठीक है, इसके अलावा 15% ऑफ हाइड्रोकार्बन फ्रॉम इवेपोरेशन, जैसे पेट्रोल जो है, जैसे ही आपकी कार जो है वो हीटअप होती है तो क्या होता है कि हाइड्रोकार्बन जो है वो इवेपोरेट होना शुरू हो जाते हैं और 15% लॉस ऑफ हाइड्रोकार्बन आपका इवेपोरेशन से हो जाता है। इसके अलावा जो क्रैंक केस आपका इंजन का एक पार्ट है उसमें 20% ऑफ हाइड्रोकार्बन आर प्रोड्यूस्ड इन द क्रैंक केस। और फिर हमने नेक्स्ट में देखा है कार्बोरेटर जो होता है इसमें 15%, क्योंकि कार्बोरेटर जो होता है ये जब हीटअप होता है तो वहां पे क्या हो रहा है कि 15% ऑफ द हाइड्रोकार्बन जो हैं वो यहाँ से इवेपोरेट होके एटमॉस्फेयर में एंटर हो रहे हैं। तो potential sources of pollutant hydrocarbons from an automobile without pollution control device. Now this is a very bad condition car, like इसके अंदर कोई pollution control device जो है वो मौजूद नहीं है। एक normal कार का एक engine दिखाया है उन्होंने जिसको अगर आप स्टार्ट करें और इसको चलाएं विदाउट एनी कंट्रोलिंग डिवाइस इंस्टॉल्ड तो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस क्या होगा, हमारे क्रैंक केस में जो है, क्रैंक केस यहाँ पे जो इंजन के नीचे एक पार्ट है उसमें 20% ऑफ हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस होते हैं उसके अंदर। और कार्बोरेटर के अंदर से 15% ऑफ हाइड्रोकार्बन जो है वो जनरेट होते हैं फ्रॉम इवेपोरेशन ऑफ द फ्यूल। और जो फ्यूल टैंक है वहां से जो एग्जॉस्ट हो रहा है हमारा वो कितना हो रहा है 65% ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स प्रोड्यूस्ड। Now, second major source of automotive hydrocarbon emission is the fuel system from which hydrocarbons are emitted through fuel tank and carburetor vents. When the engine is shut off and the engine heat warms up, the fuel system gasoline may be evaporated and emitted to the atmosphere. अब जैसे हम काफी लंबी ट्रैवल करके जब आते हैं और कार का इंजन हम क्लोज भी कर देते हैं तो भी क्योंकि इंजन हीटअप होता है तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट हीट ओनली आपका जो हाइड्रोकार्बन्स हैं वो इवेपोरेट हो रहे होते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर। इन एडिशन हीटिंग ड्यूरिंग द डे टाइम एंड कूलिंग एट नाइट causes the fuel tank to breathe and emit gasoline fumes. Such emissions are reduced by fuel formulated to reduce volatility. Automobiles are equipped with canisters of carbons
that collect evaporated fuel from the fuel tank and fuel system to be purged and burned when engine is operating. Now इसके अंदर ये बताया है कि अगर आपकी कार जो है वो प्रॉपरली इक्विप्ड है, ऐसे इक्विपमेंट्स उसके अंदर लगे हुए हैं जो कि ये जो इवेपोरेटेड फ्यूल है उसको वापस रिकलेक्ट करे और फ्यूल टैंक के अंदर डाल दे, ताकि जब कार हमारी ऑपरेट कर रही हो, जब चल रही हो, तो उस वक्त वो फ्यूल यूज हो, बजाय इसके कि वो एटमॉस्फेयर के अंदर वेस्ट होते रहें। तो बेसिकली एक तो आपने इसमें ये याद रखना है कि जो कार के जो एग्जॉस्ट हैं, या जो इमिशंस हैं, एक तो उसमें देखें स्मॉग फॉर्मेशन के अंदर एक तो नाइट्रोजन ऑक्साइड का जो है वो बहुत बड़ा रोल है। इसके अलावा इसके अंदर से जो हाइड्रोकार्बन्स हमारे हैं, उसके साथ जब ये हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स जो हैं वो रिएक्ट करते हैं, तो फिर एज अ रिजल्ट ऑफ दैट स्मॉग जो है, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर्स ऑफ कोर्स, एक स्मॉग जो है वो क्रिएट होती है विच इज़ वेरी इरिटेटिव। और इसकी वजह से एक तो एयर पोल्यूशन भी हो रहा है, और इसकी वजह से आईज की, स्किन की काफ़ी डिजीजेज हैं, क्योंकि स्मॉग फॉर्मेशन की वजह से आपको काफ़ी इरिटेशन फील होती है आपकी स्किन पे एंड इन योर आईज। ये देखें, एक पिक्चर ये मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि इसमें आप ये देखें जो स्मॉग होती है बेसिकली वो किस तरह से फॉर्म होती है। यहाँ से जो ये व्हीकल्स के थ्रू पोल्यूटेंट्स हमारे एनवायरनमेंट में आए हैं, जैसे कि बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट मैंने आपको बताया कि 3 है स्मॉग फॉर्मेशन के लिए। एक तो नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और इसके अलावा वीओसीज, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, या हाइड्रोकार्बन्स जिसका हम डिस्कस कर रहे हैं अभी, व्हीकल से हमें मिल रहे हैं ये। दीज आर बेसिकली द प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। नाउ in the presence of sunlight, the third जो main ingredient है स्मॉग फॉर्मेशन का, वो है sunlight। means first is nitrogen dioxide or nitrogen monoxide, second is your hydrocarbon or VOCs, third is sunlight. So in the presence of sunlight they react together and they make secondary pollutants, और इनको पेन्स भी हम कहते हैं। और पेन्स हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ये कौन से कंपाउंड्स होते हैं और ये किस तरह से स्मॉग को फॉर्म करते हैं। इन आगे के जो हमारे टॉपिक्स हैं उसमें हम इसको डिटेल में देखेंगे। तो अभी आप ये बस समझ लीजिए कि इन दीज थ्री आर द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्मॉग। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको हम देख लेते हैं। अभी जो हमने एग्जॉस्ट इमिशंस पढ़े थे उसको देख लेते हैं कि उनको कंट्रोल करने के लिए हम क्या मेजर्स जो हैं वो ले सकते हैं। Now, in order to control the emissions which are generated by exhaust emissions, देखिए एक तो सबसे पहले आप ये देखिए कि इसका प्रोसीजर क्या है। जो हमारी कार है उसके अंदर क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हैं जिसकी वजह से एग्जॉस्ट emissions होते हैं। तो सबसे पहले तो क्या है, इनटेक का प्रोसेस है। हमारी कार में एयर इज ड्रॉन इनटू द सिलेंडर थ्रू द ओपन इनटेक वेल्व। इसमें गैसोलीन इज either injected with the intake air or injected separately into the cylinder। या ये जो गैसोलीन होती है, जो गैस पेट्रोल जो है वो हमारा या तो एयर के साथ मिक्स होके अंदर जाता है, या फिर गैसोलीन सेपरेटली जो है वो हमारे सिलेंडर्स तक पहुंचती है, जो कार के सिलेंडर्स हैं। इसके अलावा फिर हमारे पास कंप्रेशन का प्रोसेस होता है। जस्ट गो थ्रू इट रफली, आप देख लीजिए कि किस तरह से ये हमारी कार जो है वो वर्क करती है। उसके बाद इग्निशन एंड पावर स्ट्रोक का प्रोसेस होता है, जिसके अंदर हमारा इंजेक्ट होता है फ्यूल हमारे जो कार का सिलेंडर है उस तक, और फिर स्पार्क या प्लग जो है वो किस तरह से इनिशिएट होता है, स्पार्किंग का प्रोसेस, और फिर गाड़ी का जो हमारा टेम्परेचर है वो स्टार्ट हो जाता है इंक्रीज होना। ठीक है, इसको जस्ट गो थ्रू इट। और फिर इसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे तो यहाँ पे बेसिकली जो फोर्थ स्टेप है उसमें हमें एग्जॉस्ट एमिशंस मिलना शुरू हो जाते हैं। जो गाड़ी जब हमारी जैसी स्टार्ट हुई उसमें इनटेक हुआ, फिर कंप्रेशन हुआ, फिर इग्निशन हुआ, एंड लास्ट स्टेप में एग्जॉस्ट हुआ। एग्जॉस्ट क्या हो रहे हैं, एग्जॉस्ट गैसेस हो रही हैं जो भी पोल्यूटेंट्स हैं बेसिकली। तो exhaust gases consisting largely of nitrogen dioxide, carbon dioxide with traces of
carbon monoxide, nitrogen monoxide, hydrocarbons, and oxygen are pushed out through the open exhaust valve, thus completing the cycle. So this is the last जो हमारी कार का साइकिल चलता है, इंजन स्टार्ट से लेके इंजन ऑपरेट जब हो रहा होता है और फिर स्टॉप होता है, तो वहां जो लास्ट प्रोसेस है दैट इज द एग्जॉस्ट ऑफ गैसेस। जैसे फ्यूल बर्न होता है हमारी कार में और फिर लास्ट में हमें क्या मिल रहा है, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट बर्निंग हमें मिल रहे हैं एग्जॉस्ट गैसेस which are basically the air pollutants. Now अब एक चीज और इसमें आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझना है, जो कि है ये। ना देखिए, आपने ये अक्सर देखा होगा कि कुछ कार्स ऐसी होती हैं जिनकी स्पीड बहुत तेज होती है और विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स दे कैन रीच लाइक 100+ की उनकी स्पीड हो जाती है। तो ऐसी जो कार्स होती हैं वो उनके अंदर जो इंजन्स होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, फ्यूल रिच होते हैं। उसके अंदर एक मॉडरेट फ्यूल और एयर का इंजेक्शन नहीं होता, बल्कि फ्यूल जो है वो ज्यादा अमाउंट में वो कंज्यूम कर रही होती हैं। जबकि जो मॉडरेट हमारी जो नॉर्मल कार्स होती हैं जिनके अंदर हम ज्यादा स्पीड नहीं, आहिस्ता ग्रेजुअली वो स्पीड को जो है वो एक सर्टेन स्पीड पे पहुंचती हैं, दे आर कॉल्ड फ्यूल लीन कार्स। ठीक है, तो जो फ्यूल रिच कार्स होती हैं इसके अंदर क्या होता है कि पोल्यूटेंट्स पोल्यूटेंट्स जो हैं वो या एग्जॉस्ट गैसेस जो हैं वो ज्यादा इमिट करती हैं एज कंपेयर टू फ्यूल लीन, यानी जो जिसमें एक लीनियर मैनर में आपका फ्यूल जो है वो कार कंज्यूम करे, उसके अंदर पोल्यूटेंट्स कंपैरेटिव टू फ्यूल रिच कार्स जो हैं वो क्या होता है, पोल्यूटेंट्स कम प्रोड्यूस होते हैं फ्यूल लीन कार्स के अंदर। और इसके अलावा ना, इसके अलावा क्या रेमेडी हम कर सकते हैं अपने कार में, देयर आर सम कैटालिटिक कन्वर्टर्स which are now used to destroy pollutants in exhaust gases. Currently, the most commonly used automotive catalytic converter is the three-way conversion catalyst, so called because a single catalytic unit destroy all the three of the main class of automobile exhaustive pollutants: हाइड्रोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। सो ये एक न्यू सिंगल कैटालिटिक यूनिट्स अब अवेलेबल हैं जो कि ऑल थ्री काइंड ऑफ एग्जॉस्टिव पोल्यूटेंट्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं आपकी कार में, या उनको मॉडिफाई ऐसे करते हैं कि दे आर नो मोर एग्जिस्टिंग एज एन एयर पोल्यूटेंट। सो बेसिकली ये जो कैटलिस्ट होते हैं उनका एक्शन क्या होता है, वो किस तरह से एक्ट कर रहे होते हैं, वो इस तरह से करते हैं कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उनको वो कन्वर्ट कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में, हाइड्रोजन को वो कन्वर्ट कर देते हैं वाटर में, और जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनको ब्रेक करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली एक काइंड ऑफ रेमेडी है, इसको आप समझ लीजिए कि जो ऑक्स 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 सॉरी, जो गैसेस आपकी एग्जॉस्ट हो रही होती हैं उनको, जो पोल्यूटेंट और एग्जॉस्टिव गैसेस हैं उनको मिनिमाइज करने के लिए, उनका जो एयर पोल्यूटेंट लेवल है उसे कम करने के लिए वो क्या कर रहे हैं, कैटलिस्ट यहाँ पे रिएक्ट करके इनको लेस पोल्यूटेंट स्पीशीज में कन्वर्ट कर रहे हैं। Now, nitrogen oxides are reduced on the catalyst to nitrogen dioxide by carbon monoxide. Hydrocarbons or hydrogens is shown by the following reduction with कार्बन मोनोऑक्साइड। नाउ फर्दर यहाँ पे रिएक्शंस में आप देखिए कि क्या हो रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड रिएक्ट करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं, विच आर ऑल्सो लेस pollutant as compared to carbon monoxide and this nitrogen monoxide. अच्छा, उसके अलावा automotive exhaust catalysts are dispersed on the surface area substrate, most commonly consisting of cordierite, a uh, ceramic composed of alumina. ये भी एक और form of catalyst है which is used to reduce the exhaustive pollutant gases. ठीक है, एंड एक ये है, और इसके अलावा एक और एक
कुछ मेटल्स हैं जो कि यूज होते हैं, जो कि यहाँ पे इन्होंने बताए हुए हैं, इनको भी आप जस्ट गो थ्रू इट। द कैटालिटिक मटेरियल विच कंपोजेस ओनली अबाउट 0.1 से 0.15% of the catalyst body consists of a mixture of precious metals. Platinum and palladium catalyze the oxidation of hydrocarbons and carbon monoxide, and rhodium act as a catalyst for the reduction of नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। ठीक है, तो ये कुछ मटेरियल्स हैं, ये भी हमारे कार के इंजन के अंदर मौजूद होते हैं, जो कि जो पोल्यूटेंट गैसेस होती हैं हमारी कार के अंदर, उनको रिड्यूस करते हैं, उनका इमिशन एनवायरनमेंट के अंदर बहुत लेस क्वांटिटी में ले आते हैं उनके लेवल्स को। ठीक है, तो ये 3 टाइप्स ऑफ बेसिकली कैटलिस्ट हैं जो कि हेल्पफुल होते हैं एग्जॉस्टिव गैसेस के पोल्यूटेंट को कंट्रोल करने के लिए।